बेदर्दी 16। ऋत्विक अपने आलीशान ऑफिस के बड़े ग्लास पैनल के पास खड़ा था, जहां से मुंबई का शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक विस्की का गिलास था। सामने डेस्क पर डील के कागजात फैले हुए थे, जिसे उसका वकील अपनी अनुभवी आंखों के दायरे में लिए बैठा था। ऋत्विक खिड़की से बाहर देखते हुए, ये डील अब सिर्फ रंजीत तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। वकील एकदम से उसकी ओर देखता हुआ, सर, डील पहले ही फाइनल हो चुकी है। रंजीत सिंह देहल को इससे बाहर रखना आसान नहीं होगा। इस पर ऋत्विक मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा, रंजीत को हटाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि डील में ऐसा बदलाव करो जिससे हमारा इसमें इन्वॉल्व हो जाए। वकील चौंकता है और तुरंत अपने नोट्स देखने लगता है। वह अपनी चश्मा ठीक करते हुए गंभीरता से ऋत्विक की तरफ देखता हुआ कहता है, अमारा, लेकिन सर, ये डील तो सिर्फ रंजीत और आपकी कंपनियों के बीच थी। अमारा मैडम को इसमें लाने की वजह। ऋत्विक धीमे स्वर में, मुस्कुराते हुए, क्योंकि मेरा असली टारगेट अमारा है। रंजीत को बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। वकील सावधानी से शब्द तोलता हुआ बोलता है, सर, ये डबल गेम खतरनाक हो सकता है। अगर रंजीत या अमारा को इसकी भनक लग गई तो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक कटाक्ष करते हुए, यही तो इस खेल की खूबसूरती है। रंजीत सोचता है कि मैं उसका पार्टनर हूँ, और अमारा उसे तो अभी ये भी नहीं पता कि वह मेरे प्लान का हिस्सा बन चुकी है। ऋत्विक धीरे धीरे डेस्क की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर उस समय चालाकी भरा आत्मविश्वास झलक रहा था। ऋत्विक अब वकील की तरफ झुकते हुए, मैं चाहता हूं कि इस डील के एक सेक्शन में ऐसा क्लॉज डालो जिससे अमारा के बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट अनिवार्य हो जाए। लेकिन सर, ऋत्विक अब गिलास में बची विस्की खत्म करके वकील की ओर पलटता तेज आवाज में बोल उठा, बस करो। तुम्हारा काम सिर्फ कागजात तैयार करना है। अगर अमारा का नाम इस डील में आ गया तो ये डील रंजीत के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकेगी। वकील घबराकर सिर हिलाता है और काम शुरू कर देता है। ऋत्विक फिर से खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे देखता है। उस वक्त उसकी मुस्कान अब और गहरी हो गई थी। रंजीत अपने बिजनेस कॉल में व्यस्त रहते रहते हॉल की ओर आ रहा था, और तभी उसकी नज़र झील पर जाती है, जो आराम से सोफे पर बैठी विहान के किसी मजेदार किस्से पर हंस रही थी। रंजीत कमरे में घुसते ही झील को देखता है और उसकी नज़रें तुरंत उसके कपड़ों पर जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसने रंजीत के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनका फिटिंग और अंदाज अजीब सा लग रहा है। रंजीत कड़क आवाज में बोला, क्या ये अभी तक तुम्हारे कपड़े नहीं सूखे? झील चौंककर रंजीत को देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। विहान, जो अपनी कॉफी का मजा ले रहा है, तुरंत बीच में कूद पड़ता है। भाई, कपड़े तो झाड़ियों में फंस गए थे, याद है? बेचारी फटे कपड़े कैसे पहनेगी? उसकी बात पर रंजीत झुंझलाकर कहता है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा मेरे घर में मेरे कपड़े पहनकर घूमेगी। झील असहज होकर खामोश रहती है, लेकिन विहान मुस्कुराता हुआ कहता है, वैसे आप चाहो तो इसे बोल दो कि मॉल जाकर अपने लिए कपड़े खरीद ले। अब रंजीत आंखें तरेरते हुए कहता है, और इसे पैसे कौन देगा? तुम। लेकिन विहान अपने मजाकिया लहजे में कहता रहा, बेचारी की याददाश्त गई है। भाई, अकेली जा नहीं सकती और घर में कोई महिला मेड भी नहीं है जिसके कपड़े इसे दिए जा सकें। रंजीत गहरी सांस लेता है, मानो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। रंजीत कुछ सोचते हुए कहता है, ऑफिस में विधि है, उससे कहो कपड़े भेज दे। भाई, अगर ऑफिस में किसी को पता चल गया कि तुम अपने घर में किसी अनजान लड़की को रखे हुए हो, तो क्या जवाब दोगे? ये सुनते रंजीत का चेहरा कसला हो जाता है। विहान अपनी हंसी छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वैसे भाई, एक ऑप्शन है, तुम इसे खुद मॉल ले जाओ। रंजीत चिढ़कर उसकी ओर देखता है, मैं क्यों? विहान अब बाहर जाते हुए हवा में हाथ हिलाते हुए कहने लगा, क्योंकि मैं इसे ले जाने वाला नहीं हूँ, और फिर तुम्हें ही तो इसे घर से निकालने की इतनी जल्दी है, अब तुम ही जानो। रंजीत कुछ पल के लिए गुस्से में खामोश रहता है, फिर गहरी सांस लेकर अपनी चाबी उठाता हुआ उसके सामने आता हुआ कहता है,
चलो कम से कम तंबू जैसे कपड़ों में तो नहीं देखना पड़ेगा। झील हैरान होकर खुद को देखते हुए, मैंने तो वही पहना जो मुझे मिला, मुझे लगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनते रंजीत कटाक्ष करते हुए, कुछ भी पहनने से पहले आईने में देख लिया करो। झील धीमी आवाज में जवाब देती है, आप हमेशा मुझे डांटते क्यों रहते हैं? रंजीत उसके करीब आते हुए चिढ़ते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारी हर हरकत ऐसी होती है कि कोई चुप नहीं रह सकता। रंजीत पास आकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन तभी झील का हाथ लगकर मेज पर रखी पानी की बोतल फिसल जाती है और पानी फर्श पर गिर जाता है। ये देख झील घबरा जाती है और जल्दी से पानी साफ करने के लिए झुकती है। उसी वक्त रंजीत भी मदद के लिए झुकता है और दोनों का सिर टकरा जाता है। झील सर पके बोल करा उठी, आउच। रंजीत भी माथा रगड़ते हुए, तुम्हारा सिर पत्थर का है क्या? मुझे भी दर्द हुआ। हमेशा खुद गलती करती हो और भुगतना मुझे भी पड़ता है। मैं पानी साफ करती हूँ कहती हुई झील दूसरी को जाने लगती है, लेकिन तभी झील अपना संतुलन खोती फिसल जाती है और रंजीत तेजी से उसे पकड़ लेता है। झील सांस रोकते हुए, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। एक बार फिर रंजीत झुंझला उठता है, तुम खुद को संभालना कब सीखोगी? दोनों के बीच एक अनजानी नज़दीकी का एहसास होता है। झील उसकी बाहों में थी और रंजीत कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन उसकी नज़रें झील की मासूमियत पर टिक जाती हैं। झील के गाल हल्के से गुलाबी हो आते हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती कहती है, शायद अब मुझे खड़े हो जाना चाहिए। इससे रंजीत सकपकाते उसका हाथ छोड़ देता है। अब झील खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े ठीक करती है। रंजीत एक कदम पीछे हटता है, लेकिन उसकी नज़रें झील पर टिकी रहती हैं। लेकिन अगले ही पल वह खुद को झटका देते हुए सीधा खड़ा हो जाता है। इसके बाद रंजीत बाहर जाने को कदम उठाता ही है कि फर्श के पानी से खुद को फिसलने से बचाता है। ये देख झील चुपके से हंस पड़ती है। दोनों मॉल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच का यह अनकहा पल दोनों के दिलों में कहीं गहराई तक छाप छोड़ गया था। रंजीत और झील मॉल के एक फैशन स्टोर में दाखिल होते हैं। रंजीत झील से कुछ दूरी पर खड़ा रहता है, जैसे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो कि वो उसके साथ है। तभी स्टोर की सेल्स गर्ल उन्हें देखती मुस्कुरा देती है। सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए कहने लगी, सर, आपकी वाइफ के लिए कुछ और मदद चाहिए। रंजीत झटके से उसका चेहरा देखता है। वो मेरी वाइफ नहीं है। सेल्स गर्ल की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। रंजीत झेपकर झील से दयनीय स्वर में कहने लगा, देखो, जो भी चाहिए जल्दी से ले लो। झील चारों तरफ नजर घुमाती है, फिर वह कुछ कपड़े उठाकर ट्रायल रूम की तरफ जाती है। रंजीत झुंझलाकर अपना फोन देखने लगता है। तभी झील नए कपड़ों में बाहर आती है। वह बेहद खूबसूरत लग रही है। झील मासूमियत से पूछती है, ये कैसा लग रहा है? रंजीत एक पल के लिए चुप रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। फिर एक सरसरी नज़र डालता हुआ कहता है, बस ठीक है। झील उदासी से सर झुकाती दोबारा ट्रायल रूम की तरफ चली जाती है। रंजीत बेचैनी से अपनी घड़ी देखता है। कुछ देर बाद झील एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर बाहर आती है। हल्के रंग की वह ड्रेस झील की मासूमियत और खूबसूरती को और भी निखार देती है। रंजीत पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखता है और कुछ पल के लिए खो जाता है। ये कैसी लग रही है? रंजीत अपनी ख्यालों से बाहर आता नजरें फेरता हुआ कहता है, ये ठीक है। झील उसकी हिचकिचाहट को भांप जाती है और मौन ही मुस्कुरा लेती है। झील धीरे से कहती है, ठीक है, मतलब ये पसंद आई है आपको? रंजीत कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन तभी ट्रायल रूम के पास रखी एक रैक से कुछ कपड़े नीचे गिर जाते हैं। झील उन्हें उठाने के लिए झुकती है और रंजीत भी मदद के लिए आगे बढ़ता है। दोनों एक ही समय पर कपड़े उठाते हैं और उनकी उंगलियां अनजाने में आपस में छू जाती हैं। दोनों एक पल के लिए ठहर जाते हैं। रंजीत झील की आंखों में देखता है। हल्की मॉल की रोशनी में उसकी मासूमियत और चेहरे की चमक रंजीत को विचलित कर देती है।
झील भी उसे देखती है और पहली बार उसकी आंखों में कुछ अनकहा महसूस करती है। झील धीमे स्वर में, मुझे माफ कीजिए। रंजीत भी उसी धीमे स्वर में, संभल कर चला करो, हर बार गिरोगी तो कौन उठाएगा। उनकी आंखें कुछ पल के लिए बातें करती हैं, लेकिन झील तुरंत खड़ी हो जाती है। झील धीरे कहती है, वैसे ये ड्रेस आपके पैसे की वाकई कीमत है। रंजीत उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराता है। यह शायद पहली बार है जब उसकी मुस्कान झील ने देखी हो। वो खुद हैरान रह जाती है, लेकिन जब झील को अपनी ओर गौर से देखता हुआ पाता है तो तुरंत गंभीर हो जाता है और दोबारा अपनी घड़ी देखने लगता है। रंजीत, चलो, और कुछ खरीदना है तो जल्दी करो। झील मुस्कुराती है और कपड़ों की ओर बढ़ जाती है। शॉपिंग के बाद झील रंजीत एक साथ वही कैफे में कॉफी पीने रुकते हैं। झील अपने कप से कॉफी की सिप ले रही है और आसपास की चीजों को देख रही है, जबकि रंजीत उसकी हरकतों को चुपचाप देख रहा है। अचानक उनकी आंखें आपस में मिलती है और झील धीरे से कहती है, आपको पता है, मुझे लगता है कि आप इतने बुरे नहीं हैं जितने बनने की कोशिश करते हैं। इस पर रंजीत आंखें सिकुड़ता हुआ कहता है, तुम्हें मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्या आपके अंदर का इंसान इतना बुरा है? रंजीत चुप हो जाता है। वो खिड़की के बाहर देखने लगता है। झील उसे ध्यान से देखती रही। रंजीत उसकी बातों से विचलित लग रहा था लेकिन कुछ नहीं कहता। उसकी नजरें बार बार झील की मासूमियत पर टिक जाती। दोनों के बीच कुछ ऐसा महसूस होता है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। झील हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी कॉफी खत्म करती है और रंजीत के चेहरे पर एक नर्म मुस्कान देखकर मुस्कुरा उठती है। कैफे के बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। दोनों चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहे लेकिन उनकी खामोशी में एक नई धुन पनपती रही। तभी कैफे के दूसरी ओर एक टेबल पर बैठा व्यक्ति, जिसकी आंखें लगातार झील पर टिकी हैं, अपने मोबाइल फोन को धीरे धीरे उठाता है। वह सावधानी से इधर उधर देखता है कि कोई उसे नोटिस न करे। ये व्यक्ति ऋत्विक का खास आदमी अनवर था, जो झील को देखकर एकाएक सतर्क हो गया है। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।